हेलो प्यारे बालकों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका एग्ज़ाम का तैयारी तो मस्त चल रहा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको एग्ज़ाम में कम से कम तो 2-3 नंबर तो दिला ही देगा। कैसे, तो कुछ ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं इससे और कुछ सब्जेक्टिव में भी आते हैं। तो आज हम लोग 10-15 ऐसे पॉइंट पढ़ेंगे इस चैप्टर से, जिसका एग्ज़ाम में हर साल 1 या 2 या 3 कदम पूछता है। साथ ही आज हम लोग इसमें न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम में जब भी पूछता है तो 5 मार्क्स में पूछता है या तो सीधे नहीं पूछता है। पहला देखिए हमारे सामने, पहला इस आज का नोट है कि जब हम लोग किसी लेंस को, जैसे कि किसी उत्तल लेंस को जब किसी ऐसे द्रव में डुबा देते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ से कम हो, तो लेंस के पदार्थ की प्रकृति नहीं बदलता है, यानी कि लेंस वही रह जाता है जस के तस, लेकिन उसका फोकस दूरी बढ़ जाता है और क्षमता घट जाता है। जैसे समझिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए कि एक कांच है, एक लेंस है और लेंस कांच से बना है, तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। हम क्या करते हैं कि किसी बर्तन में द्रव ले लेते हैं और इस जो भी द्रव लिए हैं वो द्रव, चलिए मान लेते हैं कि पानी ही है सबसे अच्छा, सबसे आसान ही आपका है पानी, सब जगह अवेलेबल है आराम से। तो इसमें मान लीजिए कि हम लेंस को डुबा दिए तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, लेकिन जिसमें हम लोग डुबाए हैं वो पानी है और पानी का अपवर्तनांक हमारा 1.33 होता है। ठीक, तो 1.5 को आप 1.50 भी लिख सकते हैं। अब देखिए किसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा है या पानी का है। तो आप कहेंगे कि सर हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा है। तो जब किसी लेंस को आप ऐसे द्रव में डुबा देते हैं जिस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ से कम हो, तो उसके अंदर डूबने के बाद लेंस का प्रकृति नहीं बदलता है। जैसे उत्तल लेंस है तो उत्तले लेंस रहेगा, अवतल लेंस है तो अवतल लेंस रहेगा, जस के तस रहेगा। लेकिन उसमें परिवर्तन क्या होता है, तो उसका फोकस दूरी का मान बढ़ जाता है और क्षमता का मान घट जाता है। एक क्वेश्चन भी आपका आता है इसमें एग्जाम से कि जब 1.5 अपवर्तनांक वाले लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसके फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होता है। फोकस दूरी का मान बढ़ जाता है, क्षमता का मान घट जाता है। लेंस की प्रकृति जस के तस रहता है, उत्तल के उत्तल ही रहता है। देखिए वही बात आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब किसी उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबा दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ से कम हो, तो लेंस की प्रकृति नहीं बदलती है, अर्थात वो उत्तल है तो उत्तले रह जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में है कि उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 है को जल में जिसका अपवर्तनांक डुबाया जाता है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। ये बात को याद रखिएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है और क्षमता घट जाती है, लेकिन लेंस की प्रकृति जस के तस रहता है, लेंस उत्तल के उत्तल ही रहता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब देखिए दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट है कि जब किसी उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ से अधिक हो, तो द्रव में डूबा हुआ उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लगता है। ये तो थोड़ा ज़बरदस्त चेंजिंग वाला बात हो गया। जैसे मान लीजिए कि आपका उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक हमारा 1.5 है, आप इसको ऐसे द्रव में डुबा दिए हैं जिसका द्रव 1.5 जिसका अपवर्तनांक 1.5 से ज़्यादा है। इस लेंस को हम क्या कर दिए हैं, किसी द्रव में डुबा दिए और इस द्रव के अपवर्तनांक मान लीजिए कि 1.6 है, तो ये उत्तल लेंस आपका इसके अंदर में अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लगेगा। कहने का मतलब कि अवतल लेंस की तरह व्यवहार करने लगेगा उत्तल लेंस, तो इसका फोकस दूरी का मान ऋणात्मक हो जाएगा और क्षमता भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो कितना अच्छा पॉइंट है कि जब किसी उत्तल लेंस को आप ऐसे द्रव में डुबा देते हैं जिस द्रव का अपवर्तनांक उत्तल लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा हो, तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है, उत्तल लेंस से वो अवतल लेंस हो जाता है, इसका फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाता है, क्षमता भी ऋणात्मक हो जाता है। देखिए यही बात आपका एग्जाम्पल में देख लिखा हुआ है कि कांच के उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 को 1.87 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाता है, तो उत्तल लेंस अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करने लगता है। ये जो भी हम बता रहे हैं सब जब भी पूछता है तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ज़रा से मिस कर दिए तो आपका गया 1 नंबर। इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझ लीजिएगा
और जब उत्तल लेंस ही अवतल लेंस में बदल जाएगा तो उसका फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगा, क्षमता भी ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला नोट है इसमें, मतलब जो भी पॉइंट है बहुत ही वाकई में इंटरेस्टिंग है। यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबा दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के बराबर हो। देखिए ये आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, जितना पॉइंट बता रहे सब ऑब्जेक्टिव में के लिए है, तो इसलिए आप ऑब्जेक्टिव के पर्पस से याद रखिएगा। जैसे लेंस है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, हम मान लीजिए कि इसमें द्रव ले लिए हैं और द्रव का अपवर्तनांक मान के चलिए आपकी 1.5 है। तो जब किसी लेंस को आप ऐसे द्रव में डुबा देते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के बराबर है, तो उस सिचुएशन में लेंस का फोकस दूरी अनंत हो जाता है और क्षमता का मान 0 हो जाता है, और लेंस जो होता है एक साधारण कांच की तरह बिहेव करने लगता है। जैसे ऑफिस वगैरह में देखिएगा जो कांच रहता है उसकी जैसा बिहेव करने लगता है। ये तो आपका वाकई में बहुत ज़बरदस्त नोट हो गया कि जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबा दी जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के बराबर है, तो लेंस का फोकस दूरी अनंत हो जाएगा। फोकस दूरी क्या हो जाएगा बालक? अनंत हो जाएगा, क्षमता 0 हो जाएगा। लेंस क्या हो जाएगा? साधारण कांच हो जाएगा, सिंपल ग्लास हो जाएगा। समझ गए? तो ये आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। सब जितना बता रहे सब ज़बरदस्त पॉइंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आया हुआ भी है। हाल फिलहाल में सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें भी इस पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ था, इसी से रिलेटेड आया था। अब देखिए कह रहा है कि जब उत्तल लेंस को पानी में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी का मान बढ़ जाता है, क्षमता का मान घट जाता है। पीछे इसको बताए थे कि जब किसी उत्तल लेंस को आप पानी में डुबाइएगा तो उसका फोकस दूरी का मान बढ़ जाता है और क्षमता का मान घट जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5, पानी का अपवर्तनांक 1.33। तो जो पानी का अपवर्तनांक है लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, तो उत्तल के उतले रहेगा, लेकिन फोकस दूरी बढ़ जाएगा, क्षमता का मान घट जाएगा। अब देखिए अगला है कि जब किसी अवतल लेंस को पानी में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी घटती है और क्षमता बढ़ती है। ओकर ठीक उल्टा है, जब किसी अवतल लेंस को आप पानी में डुबाइएगा तो ओकर फोकस दूरी घटे लगता है और क्षमता के मान बढ़े लगता है। ओकर ठीक उल्टा है, के कर अवतल के ठीक उल्टा है। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको याद रखना ही पड़ेगा। पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, जबकि पानी की सतह पर उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। जैसे पानी है, मान लीजिए कि अंदर आपका ये पानी है, पानी के अंदर में हवा का बुलबुला, तो हवा का बुलबुला तो उत्तल होता है, उठल होता है ना, उत्तल होता है। हम अभी बताए हैं कि पानी के अंदर में जो हवा का बुलबुला है आपका अवतल की तरह व्यवहार करने लगेगा। क्यों? क्योंकि अंदर में हवा भरल है। एकरा अपवर्तनांक क्या है? 1.003 है, 1.003 है। तो आप कह सकते हैं कि हम जो है, देखिए एकरा अपवर्तनांक आपका 1.33 है, पानी का अपवर्तनांक कितना है? 1.33 है, और ओकरा में आप डुबा दिए 1.003 वाला। तो हम बोले हैं ना कि जब किसी भी लेंस को ऐसे द्रव में डुबा देते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ से ज़्यादा हो, तो लेंस का प्रकृति बदल जाता है, उत्तल से क्या हो जाता है? अवतल हो जाता है। तो जो हवा का बुलबुला है ओकर अपवर्तनांक तो आपका 1.0003 है और पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि हवा जिसे कि बुलबुला होता है उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह होता है, लेकिन ये गलती से कहाँ पर ही है? गलती से पानी के अंदर है। अब पानी के अपवर्तनांक 1.33 है, जो कि हवा के बुलबुला से ज़्यादा है। और जब भी किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबा देते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ से अधिक हो, द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ से अधिक हो, तो लेंस उत्तल से अवतल हो जाता है। तो हवा का बुलबुला पानी के, उत्तल जो हवा का बुलबुला है पानी की तरह किसके जैसे व्यवहार करेगा? अवतल की तरह व्यवहार करेगा। क्यों व्यवहार करेगा? उसका कॉन्सेप्ट समझ गया ना? तो अवतल लेंस की तरह, पानी के अंदर हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, जबकि पानी की सतह पर उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एक तरह से इतना घुमाता है ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ना तो दम गड़बड़ा जाइएगा, और गड़बड़ा के मार दीजिएगा गलती। हम नहीं चाहते हैं कि आप गलती मारिए। देखिए फिर है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करता है तो उसका तरंगदैर्घ्य का मान घटता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम प्रवेश करता है,
जैसे मान लीजिए कि इधर आपका विरल माध्यम है, ठीक, और इधर मान लीजिए कि सतह है और इसके अंदर में आपका सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आपका सघन माध्यम में एंट्री मारता है तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। तरंगदैर्घ्य घट जाता है कहने का मतलब है कि देखिए इस प्रकार से प्रकाश चलता है तो आप जानते हैं कि दो लगातार श्रृंगों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ये तो आप जानते हैं। तो ये कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य घट जाता है, कहने का मतलब कि जो प्रकाश की किरण है ये नज़दीक पर कंपन करना शुरू कर देता है। नज़दीक पर कंपन करना शुरू क्यों कर देता है भाई? अब देखिए इनने है विरल माध्यम। विरल माध्यम में कण बहुत दूर दूर होता है, सघन माध्यम में कण बहुत नज़दीक होता है। तो कण नज़दीक होगा तो कम में जगह मुड़े लगता है। जैसे कैसे आप लोग भीड़ भाड़ वाले जगह हम चलते हैं, तो भीड़ भाड़ वाला जगह हम चलते हैं तो तुरंत टर्निंग लेते हैं कि नहीं, एकदम जल्दी। और एकदम फक्का जगह रहता है तो आराम से एकदम जा रहे हैं, एकदम मस्त, एकदम सीधे एकदम। तो वही बात है एकरा में कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन प्रवेश करेगा तो नज़दीक पर मुड़ना शुरू कर देगा। तो दो श्रृंगों और दो गर्तों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो वही कारण से एक तरंगदैर्घ्य का होता है, घट जाता है, क्योंकि विरल मतलब ओकरा में कण दूर, सघन मतलब कण नज़दीक। तो मुड़े वाला काम नज़दीक पर होके लगता है, तो यही से तरंगदैर्घ्य घट जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपका एग्जाम में आता है कि जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तरंगदैर्घ्य घट जाता है। एक और बात समझ लीजिए, जब प्रकाश विरल से सघन में आता है तरंगदैर्घ्य का मान घट जाता है, चाल का मान घट जाता है, वेग का मान भी घट जाता है, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलता है, वो है आवृत्ति। जब माध्यम चेंज होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रकाश जाता है तो सब चीज़ बदलता है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक इसका उल्टा होता है, जिस प्रकार से विरल से सघन में आया था तो तरंगदैर्घ्य घट गया, तो एक उल्टा क्या होगा कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ जाएगा। कैसे आप लोग जानते हैं कि भीड़ भाड़ में हम लोग थोड़ा स्लो चलते हैं, इन्होंने मुड़ के चलते हैं, लेकिन जैसे ही फक्का मिलता है एकदम स्पीड बढ़ जाता है, तो दूर पर आप टर्निंग मारेंगे एकदम, क्योंकि भीड़ भाड़ तो है नहीं। तो उल्टा है कि जब प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश करता है तो तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम या सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है तो तरंगदैर्घ्य, चाल, आयाम बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति का मान कभी भी नहीं बदलता है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार एग्जाम में आया है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है, विरल से सघन में चाहे सघन से विरल माध्यम में, तो सब चीज़ बदल जाता है, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलता है, वो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। फिर है कि जब प्रकाश हवा से पानी में प्रवेश करता है या कांच में प्रवेश करता है तो उसका तरंगदैर्घ्य का मान घटता है, लेकिन पानी या कांच से हवा में प्रवेश करता है तो उसका तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है। वो उल्टा है, क्योंकि देखिए जब प्रकाश क्या है, हवा से पानी में प्रवेश किया तो हवा हो गया आपका विरल माध्यम और पानी हो गया सघन माध्यम। तो जब भी विरल से सघन में जाएगा तो तरंगदैर्घ्य घटेगा। चाहे हवा से कांचे में चल गया तो हवा हो गया विरल और कांच हो गया सघन, और विरल से सघन में जाएगा तो तरंगदैर्घ्य का मान घटेगा। ठीक होकर उल्टा हो गया कि कांच से हवा में या पानी से हवा में प्रकाश की किरण जाएगा, यानी कि सघन से विरल में जाएगा तो तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ेगा। मतलब दोनों याद रखिए, उल्टा सीधा सब। अब सघन आ विरल ना कह के यही आपको दे देवे कि एक प्रकाश की किरण हवा से पानी में प्रवेश कर रहा है, तो बताएं कि तरंगदैर्घ्य के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ तो सघन विरल नहीं कहा, तो आपको अपने समझना है कि हवा जो है विरल होता है, पानी जो है सघन होता है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाता है तो तरंगदैर्घ्य का मान घट जाता है। उल्टा भी पूछ सकता है कि जब प्रकाश की किरण कांच से हवा में जा रहा है तो बताए तरंगदैर्घ्य के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो कांच हो गया सघन, हवा हो गया विरल, और जब भी प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाता है तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन जिसे कैसे घुमा सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए आपको हर एंगल से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगा बहुत दिक्कत। फिर है कि एक प्रकाश की किरण, क्वेश्चन है, एक प्रकाश की किरण हवा से कांच में हवा से कांच में और जल में प्रवेश करती है, तो बताइए कि तरंगदैर्घ्य के मान में क्या परिवर्तन होगा। तो हवा से कांच में प्रवेश करे या हवा से जल में प्रवेश करे, तरंगदैर्घ्य का मान घटेगा, क्योंकि हवा है विरल और कांच है हमारा सघन और जल भी है उसके तुलना में सघन।
तो इसका आंसर क्या होगा कि तरंगदैर्घ्य का मान घटता है। ठीक है, आंसर लिख लीजिएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश की किरण कांच से जल में प्रवेश करता है। तो देखिए कांच जो है सघन माध्यम होता है जल की तुलना में, जल की तुलना में कांच सघन होता है। क्यों? क्योंकि देखिए कांच का अपवर्तनांक होता है 1.50, लेकिन जल का होता है 1.33। हम बोले हैं कि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो सघन होता है, जिसका अपवर्तनांक कम होता है वो विरल होता है। तो ये आपका पानी का है, तो पानी हो गया विरल, इसके तुलना में कांच हो गया सघन। और क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण कांच से जल में प्रवेश करता है, तो कांच से जल में जा रहा है, यानी कि आपका सघन से विरल में जा रहा है। और जब भी प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा बालक? इसका आंसर होगा कि तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा। जो इतना हम पॉइंट ये सब बता रहे हैं, एक गो हर पॉइंट को नोट कर कर के, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझे? नहीं ध्यान रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव में आपका 1-2 नंबर सूखले चल जाएगा। सेंटअप एग्जाम में देखिएगा इस कॉन्सेप्ट पर 2-3 क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक ना? अब देखिए हमको न्यूमेरिकल बनाना है। न्यूमेरिकल एग्जाम में जब भी आता है तब 5 नंबरिया में आता है, और आता है तो एकदम गर्दा गर्दा आता है। न्यूमेरिकल बनावे के एक खास फायदा है कि न्यूमेरिकल बनैला पर दम पूरा में पूरा नंबर मिलता है, 10 के 10, कोई को नंबर कटता नहीं है। क्वेश्चन है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 4 गुना वर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो गए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में नाम ही नहीं लिया कि लेंस उत्तल है कि अवतल है। क्वेश्चन में कोई नाम लिया कि लेंस उत्तल है कि अवतल? क्वेश्चन में खाली कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी लेंस के सामने, तो लेंस तो पता नहीं चला कि लेंस उत्तल है कि अवतल। तो एक फोकस दूरी दिया हुआ है, एक फोकस कितना है का फोकस एक दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। अब देखिए एक में समस्या ये है कि यदि ये उत्तल लेंस हुआ तो उत्तल लेंस के फोकस दूरी धनात्मक होती है, और यदि अवतल लेंस हुआ तो उसका फोकस दूरी ऋणात्मक है। अब इसमें कंडीशन ये है कि हमको पता नहीं है कि लेंस उत्तल है कि अवतल है, लेकिन इसमें हिंट कुछ दिया हुआ है। हिंट क्या है? कौन है कि उसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। 4 गुना आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब। अब बड़ा प्रतिबिंब केवल और केवल आपका उत्तल लेंस में बनता है, क्योंकि अवतल लेंस में तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा ये पहचाना आ गया कि कौन लेंस है? उत्तल है, क्योंकि उतले में हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनबे करता है। तो अब एक हम लिख देंगे +30। अब इसमें उत्तल लेंस में एगो कंडीशन में तो बड़ा प्रतिबिंब बनता नहीं है, 3 कंडीशन में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कब? जब वस्तु प्रकाश केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होता है तो एगो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु फोकस पर होता है तो एगो अनंत पर बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और वस्तु प्रकाश के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होता है तो ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो एगो में तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है जब वस्तु फोकस पर होता है, तो उसको तो छोड़ ही दीजिए। बच गया 2 गो। तो 2 गो में से एगो में बनता है आपका कंडीशन में वास्तविक, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होता है। देखिए डायग्राम के माध्यम से समझा रहा है आपको। जैसे देखिए जब वस्तु मान लीजिए कि आपका इसे उत्तल लेंस है, ये प्रकाश केंद्र है, यहाँ पर मुख्य फोकस है, और ये आपका जब वस्तु यहाँ पर ही होता है तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इस स्थिति में आवर्धन का मान नेगेटिव होता है। और जब वस्तु यहाँ पर ही होता है प्रकाश केंद्र मुख्य फोकस के बीच में, तब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, और उस स्थिति में आवर्धन का मान पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन में तो कहा ही नहीं कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि उल्टा है। तो इसे देखिए उत्तल लेंस है ना ये आपके सामने, तो देखिए जैसे एक जब फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में वस्तु आता है तो इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है, और जैसे ही जैसे दूर आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक ना? तो अब जैसे एक दू के आंसर आवे वाला है, क्योंकि हमको पता नहीं है स्पष्ट कि वास्तविक वाला है कि उल्टा वाला है। ठीक ना? आपको उल्टा प्रतिबिंब लेके दिखाई दे रहा होगा, इसमें दिख रहा है कि नहीं? उल्टा प्रतिबिंब नहीं दिख रहा है। उल्टा प्रतिबिंब देखिए, तो हमारा ख्याल से आपको इसका उल्टा प्रतिबिंब दिखना चाहिए। ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में उत्तल में वास्तविक उल्टा दोनों बनता है ना, काल्पनिक भी बनता है आपका। तो इसमें आवर्धन का मान हमको लेके चले पड़ेगा 2 गो,
एगो प्लस माइनस 4, तो m बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 4 लिखेंगे। अब इसमें दो कंडीशन होता है, दो कंडीशन में है, जब इसके बीच में है और इसका फोकस दूरी 30 दिया है, यानी कि दो एक आंसर आएगा, एगो 30 से ज़्यादा एगो 30 से कम, क्योंकि जब फोकस के अंदर रखेंगे तो 30 से कम होगा, आप फोकस के बाहर रखेंगे 30 से ज़्यादा आएगा, तो वस्तु दूरी दो आने वाला है। तो इसको चलिए बनाते हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 5 नंबरिया में आता है। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, कौन सी के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, के लिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और m बराबर हम लोग v/u जानते हैं फार्मूला -4, तो v बराबर हो जाएगा -4u हो जाएगा। और हम लोग चलेंगे इसमें लेंस सूत्र से, क्या, लेंस सूत्र से, जो कि आप लोग जानते हैं, लेंस सूत्र से हमारा 1/f बराबर क्या होता है, 1/v, और माइनस में 1/u। अब देखिए f का मान रख दीजिए 1/30, और v का मान कितना है, -4u है, तो ये -4u लिख देंगे, और -1 हमारा u हो जाएगा। अब देखिए इधर हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/30, और ये देखिए -1 में हमारा 4u, और माइनस में 1/u, तो एलसीएम ले लेंगे तो 1/30, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ 4u, और ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -4, तो ये हमारा 1/30 और बराबर में इधर -5 में 4u, तो गुना कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 4u बराबर -5 गुना 30, तो ये हमारा हो जाएगा u बराबर कितना हो जाएगा, तो u बराबर -5 गुना 30 से और बटा में हमारा 4 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, जैसे बहुत आसान है। इस प्रकार के हम एक न्यूमेरिकल आपका जब दर्पण पढ़ा रहे थे तो उसमें भी पढ़ाए थे, एकदम सेम टाइप के न्यूमेरिकल था, ऐसा ही। यदि वो वाला आप सीखे होंगे तो ये वाला आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत मज़ेदार भी लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप इसका आनंद उठाइए, क्योंकि यह है बहुत आसान क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में समझिए कि उपहार के तौर पर आता है। तो इसको आप काटिए, काट छाट के जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहला -5, और इसको काट दीजिए 2 बार में, और इसको काट दीजिए आप 15 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा 5/2 यहाँ पर ही, तो हो जाएगा आपका 15×5 = 75, यानी कि 75/2। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, u बराबर हो जाएगा -37.5 ठीक ना, सेंटीमीटर। हम बोले थे कि एगो आंसर 30 से ज़्यादा आएगा, एगो 30 से कम आएगा। एगो देखिए u का मान -37.5 आ गया। अब एक में दूसरा लिखेंगे, केकरा लगी, तो दूसरा का इसमें आपको लिखना है काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब के लिए भी कह सकते हैं आप, दोनों। काल्पनिक प्रतिबिंब लिखिए ना सीधे, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए, ठीक ना, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए लिख देंगे। तो काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान पॉजिटिव होता है आपका, 4 लिख दे देंगे। ये v/u बराबर में हमारे 4, तब v बराबर हमारा हो जाएगा 4u हो जाएगा। अब लिख दीजिए यहाँ पर लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, तो लेंस सूत्र से हमारा क्या हो जाएगा, 1/f बराबर हो जाएगा 1/v, और माइनस में 1/u हो जाएगा। तो यहाँ 1/30, और ये हमारा 1/v की जगह 4u, और माइनस यहाँ 1/u। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1/30, और इधर 4u, और ये हमारा हो जाएगा 1, और ये वाला हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा बालक, तो ये हमारा हो जाएगा -4। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 1/30, और ये हमारा हो गया -3/4u। तो यहाँ देखिए 4u बराबर में हमारा हो जाएगा 30 गुना -3, और तो u बराबर कितना हो जाएगा, u बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 30 गुना -3, और बटा में हमारा 4 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ देखिए लिखते हैं, काट दीजिए इसको 15 बार में, इसको काट दीजिए और इसको 2 बार में काट दीजिए।
तो हमारा u बराबर हो जाएगा 15 तो ये 45, यानी कि -45/2, तो एक आपका हो जाएगा 22.5। ठीक, तो u बराबर एगो मेरा कितना आया -22.5। और हम आपको पहले ही बोले थे कि एगो प्लस में है, एगो 30 से ज़्यादा आएगा, एगो 30 से कम आएगा। ठीक है, तो 2 आपका आया, समझ गए। अब लास्ट में अतः करके लिखा जाता है कि अतः ये लाइन नहीं लिखिएगा तो 5 में 5 नहीं मिलेगा। अतः वस्तु को उत्तल लेंस के सामने, अतः वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 37.5 सेंटीमीटर अथवा 22.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, इतना लिख दीजिएगा ना। एग्ज़ाम में आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा, कोई आपका नहीं काटेगा। वही जैसे 5 नंबर वाला थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं तो 5 में 5 मिलेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने का खास बात कि 5 में 5 मिल जाता है, जस के तस एकदम। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस उत्तल लेंस कहते हैं, कि सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि जिससे 2 गुना आकार का अवास्तविक प्रतिबिंब हो। तो इसमें देखिए कह दिया है कि क्वेश्चन प्रतिबिंब हो वास्तविक, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान माइनस में होता है। तो इसको आप कुछ नहीं करना है, जिसे फोकस का मान दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर, चूँकि अभिसारी लेंस है तो प्लस में होगा, और चूँकि आवर्धन 2 गुना है तो m बराबर हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन आवर्धन यहाँ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो देखिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब कहा है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन माइनस में होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, f के मान मालूम है, m के मान मालूम है, अभी जैसे हम बनाए थे तो इसी बना दीजिए। लेकिन एक में एक वो केस होगा, एक वो केस क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि कौन प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। तो बना दीजिए, बना के जो आएगा वही आंसर होगा, और नहीं तो कहिएगा तो हम ही बना देंगे। कुछ नहीं करना है, इसके m की जगह आप खाली v/u लिखना है। इससे आपका u के मान v के मान निकल जाएगा 2u। उसके बाद लेंस सूत्र लगा देना है 1/m बराबर 1/v माइनस 1/u, v के जगह पर -2u रख देना है, हल कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक ना, बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही आसान हो गया आपका। फिर है कि एक अभिसारी लेंस के सामने, अभिसारी जहाँ बोला तो समझिए कौन लेंस, उत्तल लेंस, क्योंकि अभिसारी लेंस उत्तल लेंस कहते हैं, तो ये तो क्लियर हो गया कि सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका 5 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन सके, जहाँ अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो जैसे अभी हम बनाए थे ना, एक में देखिए कहा नहीं कि वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो वास्तविक या काल्पनिक नहीं कहता है ना, तो दो को केस हो जाता है आवर्धित तल में, क्योंकि उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब भी आवर्धित होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब भी आवर्धित होता है। तो आपका बड़ा सस्पेंस क्रिएट करता है। यही टाइप के जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में 5 नंबर आता है, कोई कहा नहीं कि वास्तविक है या उल्टी है, काल्पनिक है, खाली कह दिया कि 5 गुना आवर्धित, आवर्धित माने बड़ा, वास्तविक प्रतिबिंब भी बड़ा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब भी बड़ा होता है। यहाँ तो दिक्कत आपको हो गया। तो यहाँ पर आपको 2 कंडीशन लेके चलना पड़ेगा। कैसे, तो आप पहले ये बराबर लिख लीजिएगा +30 सेंटीमीटर, और फिर m का मान हमारा ±5 कर दीजिए, और एक बार वास्तविक प्रतिबिंब के लिए लेके चलिए m का मान माइनस में, और एगो काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए लेके चलिए m का मान प्लस में। 2 कंडीशन आएगा जैसे हम अभी पीछे बनाए थे, दम वैसी है जस के तस, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है। तो हम तो आपका समय ज़्यादा लेंगे नहीं, इसलिए आप लोग इसको बना के आंसर जरूर ले आएंगे। देखिए इसका आंसर पहचानने का तरीका है, जैसे एगो आंसर 30 से ज़्यादा आएगा, एगो 30 से कम आएगा। तो जितना अगिलका में 30 से ज़्यादा आता है ना, तो उतने 30 से कम आता है। जैसे एगो के कैसे हम इस पीछे बनाया, तो एगो में आया 37.5, तो 37.5 मतलब 30 से 7.5 ज़्यादा, तो अगला में 7.5 कम था। तो एगो में जितना ज़्यादा आता है उतने कम। जैसे मान लीजिए कि एगो के आंसर मान लीजिए कि आप 30 दिया हुआ है, तो एगो आंसर मान लीजिए कि 35 आएगा, तो एगो पक्का 25 आएगा। जितना आगे आता है उतने ही पीछे कम आता है। तो जिससे डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है। इसे है 5 नंबरिया क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग चाहें
तो मुजवानी भी बना सकते, खाली इसका एगो कोई पार्ट निकाल लेंगे तो दूसरा का अपने आप उतने घटा के पिछले लिख देते हैं। तो बहुत आसान पड़ता है इस टाइप के न्यूमेरिकल बनाने में, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल हम लोग मुजवानी भी बना सकते हैं। सबसे अच्छा इसका बात क्या है कि जब भी एग्जाम में आता है 5 नंबरिया में आता है, 1 नंबर 2 नंबर में भी नहीं करता है, तो सबसे अच्छा बात हो गया कि बनाएंगे तो 5 में 5 मिलेगा। और से बहुत आसान पड़ता है बनाना इसको, क्योंकि हम उस टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए। फिर है कि एक लेंस के सामने किसी वस्तु को रखने पर वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो लेंस के बारे में लेकिन बताया नहीं कि लेंस उत्तल है कि अवतल है, लेकिन बड़ा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल लेंस में ही बनता है। तो इस जब भी बड़ा प्रतिबिंब कहेगा तो समझिए कि लेंस उत्तल है। कन्फ्यूजन के लिए एक लेंस के सामने किसी वस्तु को 3 का रखने पर वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। यदि लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वस्तु की स्थिति ज्ञात करें। देखिए ये भी आपका बहुत आसान है। कैसे आसान है, तो जैसे कहा कि एक लेंस के सामने वस्तु को रखने पर 3 गुना आवर्धन, आप फोकस दूरी कितना है 15, तो पहला बात कि ये बराबर हम लोग लिखेंगे प्लस 15 सेंटीमीटर का है, काश कि लेंस उत्तल लेंस है। भले क्वेश्चन में नहीं कहा है कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस, लेकिन हम लोग अपना बुद्धि का प्रयोग करके समझ सकते हैं कि बड़ा प्रतिबिंब केवल उत्तल लेंस में ही बनता है। और आवर्धन का मान हमारा ±3 लिखाएगा, क्योंकि कोश कहा ही नहीं कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। कह देता था आवर्धन खाली एक ही को लेके चलते, वास्तविक कहता था -3, काल्पनिक कहता था +3। तो यहाँ 2 कंडीशन बनता है। दोनों कंडीशन में चलिए हम बना देते हैं। पहले हम लोग रियल इमेज के लिए चलेंगे, ठीक ना। अंग्रेजी में लिख देते हैं कि फॉर रियल इमेज, मतलब रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, m बराबर हमारा -3 और v/u होता है, तो हमारा -3, तो v बराबर -3u। फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम लेंस फार्मूला, क्या लेंस फार्मूला या बाई लेंस फार्मूला भी लिख सकते हैं। क्या होता है 1/f बराबर हमारा होता है 1/v - 1/u। रख दीजिए, तो 1/15 और ये हमारा हो जाएगा 1/-3u और ये हमारा -1/u। अब यह एलसीएम ले लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 1/15 और ऊपर माइनस भेज दीजिए, और यहाँ पर ही हमारा -3 और बटा में यहाँ 3u हो जाएगा। एक स्टेप थोड़ा शॉर्ट कर दिए, 3u और u का एलसीएम 3u हो गया, माइनस के ऊपर भेज दिए, यहाँ भी माइनस के ऊपर था, ये था आपका। तो ये हमारा हो जाएगा 3u बराबर में -15 गुना में हमारा 4, क्योंकि -1 का -3 -4 गुना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। तो हमारा u बराबर -15 गुना 4 और बटा में हमारा 3 से हम लोग काट देंगे 5 बार में, तो ये वो हमारा हो गया -20 सेंटीमीटर। अब जानते हैं एक और दूसरा का आंसर बिना बनाए ही हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, तो जैसे उसका फोकस दूरी दिया था कितना 15 सेंटीमीटर दिया था क्वेश्चन में, फोकस दूरी कितना दिया था 15 सेंटीमीटर। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब लेंस के फोकस के बाहर रखते वस्तु के। तो फोकस के बाहर रखे कितना दूरी पर, फोकस के बाहर रखे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, फोकस के बाहर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्योंकि लेंस को फोकस जैसे वस्तु को फोकस के अंदर ले जाइएगा तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो एगो जैसे हमारा आया -20, तो जानते हैं दूसरा का आंसर कितना होगा, दूसरा का आंसर -15 होगा। नहीं विश्वास है देखिए निकाल के दिखाते हैं। नहीं -15 नहीं, सॉरी 15 तो ये है, दूसरा का -10 होगा, क्योंकि 15 तो फोकस दूरी होकर है। तो कहे नहीं कि जैसे फोकस से जितना आगे आएगा ना उतना ही कम चल जाइए। तो एगो हमारा 15 तो फोकस था, आया 20, तो 20 यानी कि 5 ज़्यादा है 15 से, तो 5 कम हो जाएगा, तो हो जाएगा। एक बार फोकस के अंदर ले जाना है ना, तो फोकस के अंदर जैसे ले जाइएगा तब वस्तु दूरी कम हो जाएगा 15 से, तो एगो हमारा -10 आंसर आएगा। देखिए बना के दिखा देते हैं। अब की हम लोग चलेंगे फॉर वर्चुअल इमेज, क्या फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए। तो m बराबर हमारा +3 और m बराबर v/u और यहाँ 3, तो v बराबर हमारा 3 हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे बाई लेंस फार्मूला, बाई लेंस फार्मूला, ठीक ना। तो बाई लेंस फार्मूला लिखिएगा यहाँ पर, तो हमारा 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस में 1/u। तो यहाँ 1/15 और यहाँ देखिए हमारा 1 बटा हो जाएगा 3u और यहाँ -1/u।
अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 1/15, यहाँ एलसीएम हो जाएगा हमारा 3u, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है आपका 1/15 और ये हमारा हो गया -2/3u, तो यहाँ से गुना कर दीजिए, 3u बराबर -2 गुना हमारा 15 हो जाएगा। तो u बराबर हमारा -15 गुना 2 और बटा में हमारा 3, तो u बराबर हो जाएगा -30 बटा में हमारा 3 हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए तो u का मान हमारा 10 आ रहा है कि नहीं, बोले थे ना कि -10 आएगा। एगो 15 से ज़्यादा और एगो 15 से कम, जितना होकर फोकस दूरी रहेगा, फोकस दूरी से एगो ज़्यादा आएगा, एगो फोकस दूरी से कम आएगा। तो एगो हमारा 20 आया, एगो 10 आया। तो सबसे अच्छा ट्रिक क्या है कि फोकस 15 है, तो यदि एगो आया 20 तो एगो ओकरा से कम, उतने ही कम, जैसे 15 से 5 ज़्यादा तो 20, तो 15 से 5 कम तो 10 हो गया। एगो बना लेते हैं तो दूसरा बन जाता है। जैसे है खतरनाक क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट को यदि समझ गए हैं तो आप तो इसको मुजवानी भी बना सकते हैं। नहीं कॉन्सेप्ट को समझे हैं तो बनाते रहिए, इसे भी एग्ज़ाम में आता है तो 5 नंबर में आता है। इतना बना के सुंदर से लास्ट में लिख दीजिएगा कि अतः वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर अथवा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। लिख सकते हैं, लास्ट में यहाँ लिख दीजिएगा कि अतः वस्तु को लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर अथवा 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। तो आपको 5 में 5 मिलेगा, पूरा बटा पूरा, यानी कि 5/5। समझ गए। देखिए आप लोग के लिए हम PDF ऐप पर अपलोड कर दिए हैं, ऐप का लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे बाल को।